morning, children. This is Push English, and I am Renuka Singh. So I thought today I'll take one of the most important writing skills from class 10th, and that is formal letter. So let's get started, children, without wasting any time. But before that, let me just request you all that those who are watching my channel, those who are new to this channel, or those who are watching it for the first time, first please share. First subscribe and then share with your other friends also, so that even they can be benefited. और उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ जो बच्चे रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लास 10th के लिए मैं लाइव सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ फ्रॉम 8 to 9. So for that, yes, you will subscribe Push English by Renuka Singh. You just have to tap on the bell icon so that you can get all the notification the moment I'll upload any video or I'll conduct live session. The notifications you'll get. Okay, so let's get started without wasting any time. So probably for class 10 this is my first video, so I hope you would like it. So let's see what is actually a formal letter. See, children, a formal letter is an official letter written for professional communications. It can be written to government officials, teachers, principals, editors of the newspaper, etc. It is a long writing skill. Yes, let me just mention this to you, that your writing skill is divided into short compositions and long compositions, which for a surprise from last many years in class 10th, we are not including any of the short compositions like notice, poster, message, which initially we used to, because CBSE has just removed this short composition from your curriculum. So it's only and only long composition or long writing skill or long writing task that is there in your syllabus. चलो तो टॉपिक पे शुरू करते हैं. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में फ्रॉम 6th to 9th यू मस्ट हैव रेड ओनली अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स. पढ़ा है आप सबने इनफॉर्मल लेटर. तो ये आपके लिए थोड़ा नया भी है. हालांकि हम कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें लेटर का फॉर्मेट पता है और फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं. बच्चों की नॉर्मली ये शिकायत होती है. तो उन्हीं बच्चों के डिमांड पर ये राइटिंग स्किल मैंने सोचा इस बार आज अपलोड कर दूं. सो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर वो ऑफिशियल लेटर होता है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, करस्पॉन्डेंस के लिए हम यूज़ करते हैं. और नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज में, टीचिंग फील्ड में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, न्यूज़पेपर के एडिटर को, ये सब को हम जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं जब भी आप फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज while drafting a formal letter you should keep in mind following points, and these points are: first, always follow the set format. प्रॉब्लम क्या होती है ना बच्चों, हम फॉर्मेट के साथ छेड़खानी करने लगते हैं. वी स्टार्ट टेम्परिंग विद दी फॉर्मेट एंड हियर वी गो रॉन्ग. यहाँ गलत इसलिए हो जाते हो कि बेटा एक सेट फॉर्मेट है लेटर्स का. CBSE गाइडलाइंस पर इन फॉर्मेट्स को आप देखिए. जो सैम्पल पेपर्स आते हैं CBSE वेबसाइट पर आपको करेक्ट फॉर्मेट मिलेगा. बिकॉज आई हैव सीन चिल्ड्रन बैटलिंग हार्ड इन द क्योटिक स्टेट कि मैम क्या ऊपर लिखना है, क्या नीचे लिखना है, क्या मिस करना है, क्या नहीं मिस करना है, कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी डिटेल्स को हमको इंक्लूड करना है. सो देयर इज जस्ट वन आंसर टू ऑल देयर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, and that is you have to follow that set format, which I will discuss in my upcoming slides. Okay, so सबसे पहले तो उस फॉर्मेट को आप ज़रूर फॉलो करेंगे. उसके बाद से एडहर टू वर्ड लिमिट. यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, दो किस्म की प्रॉब्लम होती है. देखिए,
तो यहाँ पर जो दो किस्म की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो दो किस्म की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं बात कर रही थी। और ये प्रॉब्लम होती है कि वर्ड लिमिट को लेकर के। वैसे रियल सेंस में वर्ड लिमिट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, या तो शॉर्टन कर देते हैं वर्ड लेंथ या लेंथन कर देते हैं। यानी या तो वो 100 के नीचे उसको समेट देते हैं, और या फिर वो बहुत ही लंबा लिख देते हैं, इट गोज अबव 200। सो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ ओनली टू दिस वर्ड, दिस इज द लोअर रेंज एंड दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, यू हैव टू बिगिन एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड मार्जिन। अब लेफ्ट हैंड हम किसको कहते हैं? ऑब्वियसली आपके लेफ्ट हैंड को। यानी अगर ये आपका फुल स्केप पेपर है तो ये आपका मार्जिन है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो हर चीज़ हमें लेफ्ट हैंड की तरफ से शुरू करनी है। सब कुछ ख़त्म हो गया। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मेथड्स के हिसाब से लेटर राइटिंग में हम कुछ चीज़ें यहाँ भी लिखते थे, विच हैज़ गॉन ऑब्सलीट नाउ, ठीक है। उसके बाद से बॉडी जो है लेटर की, वो 3 पैराग्राफ्स की होनी चाहिए, ठीक। आगे डिटेल में और ज़्यादा हम करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इतना याद रखना काफ़ी है कि जो कंटेंट है बॉडी है लेटर का, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी डिमांड के हिसाब से आपको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देना है। जो बच्चे मिस कर जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, लेटर पढ़ते हैं और तुरंत जो उनके मन में आए वो उल्टा पुल्टा लिखने लगते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये नहीं करना है, इसकी होनी चाहिए प्लानिंग। और इस प्लानिंग को मैं ये भी बताऊंगी किस तरीके से आप ये प्लानिंग करोगे ताकि आपको मुश्किल ना हो और आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद से आपको अपना टोन, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो आपका टोन बहुत ही फॉर्मल, पोलाइट, हम्बल और यस सबसे बड़ी बात ऑफिशियल, ठीक है ना। एक एडिटर को आप नहीं लिख सकते हो हे हेलो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, हाउ आर यू, ये नहीं लिख सकते। योर अप्रोच शुड बी फॉर्मल, पोलाइट, ऑफिशियल, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको बहुत ही वेल पंक्चुएटेड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, एंड दैट टू वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को लेटर में, वो जब लिखते हैं लेटर तो वो सेंटेंस शुरू होता है दिस इज टू इन्फॉर्म यू, या विद रेफरेंस टू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, और वो फुल स्टॉप सिर्फ लगता है जब चिट्ठी ख़त्म होती है तभी। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। पंक्चुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लेटर में, वेदर इट इज़ फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन, ठीक है। इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है बच्चों। और इनका पर्टिकुलर यूज़ जो है वो कहाँ कैसे है, ये थोड़ा सा आप लोगों में ये चीज़, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो पंक्चुएशंस पर थोड़ा सा काम करें। उसके बाद से डिटेल्स जो भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं, वो सारी डिटेल्स, वो सारे क्यूज जो है वो आप इनपुट के तौर पर क्वेश्चन से ले सकते हैं। यानी जितना क्वेश्चन में दे दिया गया आप उसको ज़रूर यूज़ करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार देखिए नाम लिखा रहता है, ठीक है, नेम ऑफ द सेंडर इज़ गिवन। ये भी लिखा रहता है कि भाई एड्रेसी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक। उसके बाद दिया रहता है सब्जेक्ट, यानी कि किस पर लिखना है। ऑब्वियसली ये बहुत डायरेक्टली नहीं लिखा होता, लेकिन यस इनडायरेक्टली यू हैव टू कैच दैट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो उस मतलब इतनी डिटेल्स आपको दी रहती है, और कभी कभी कुछ डिटेल जो कि आप बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं वो भी दिया रहता है। तो वॉट एवर इज गिवन as details, as input in the question, you have to maximum make use of it. You have to utilize it very judicially, very carefully. अब ये है कि जो लेटर का सब्जेक्ट है वो हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ये जब मैक्सिमम आउट ऑफ 100% चिल्ड्रन, 90% चिल्ड्रन कमिट दिस मिस्टेक।
time and again I keep repeating this in my classes even, that subject should not be a longer one, but बच्चे अपनी ही करते हैं, वो एक लंबा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के तौर पर लिख देते हैं, जबकि वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, क्रिस्प, क्लियर एंड इट शुड बी जस्ट अ फ्रेज. ठीक है, इससे आपका जो सब्जेक्ट है वो टू द पॉइंट आप लिखेंगे. उसके बाद प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. प्रेजेंटेशन में कई चीज़ें आ जाती हैं बच्चों. प्रेजेंटेशन में आपकी जो चिट्ठी है, लेटर है, वो कितना नीट दिख रहा है. ठीक है ना, हर चीज़ क्या अपनी जगह पर है जैसे होना चाहिए, या फिर आपने उसको बेतरतीब या बहुत ही हैफाजत मैनर में अरेंज किया हुआ. एक प्रेजेंटेशन ये होता है. दूसरा प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है कि कितने वेल सिंक्रोनाइज्ड मटेरियल को आपने यूज़ किया है, यानी जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, उनको आपने कितनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, पॉइंट आफ्टर पॉइंट, इन सीक्वेंस, इन सीरीज़. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन दो किस्म की होती है. हाँ, एक चीज़ और मैं बताती चलूँ. एक नीट प्रेजेंटेशन के लिए एज अ टीचर आई ऑलवेज एडवाइज माई चिल्ड्रन कि जब भी आप लॉन्ग राइटिंग टास्क करते हो, हाँ ये ज़रूरी नहीं है या संभव भी नहीं है कि आप उसको बॉक्स में लिमिट कर दें. शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता तो हम बच्चों को कहते हैं बॉक्स बना दो, बट लॉन्ग कॉम्पोजिशन चूँकि 150 वर्ड्स का जाता है, तो ये 2 पेजेस में आप लिख सकते हो, है ना. 2 आंसर शीट की 2 पेजेस आप ऑक्यूपाई करते हो या यूज़ करते हो. तो इसलिए ब्लॉक करना या लिमिट करना तो संभव नहीं है बॉक्स में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हो और वो है नेवी ब्लू स्केच पेन. ठीक है, नेवी ब्लू स्केच पेन का यूज़ ये ज़रूर कर लीजिए. और आज के बाद एक मूल मंत्र है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि नेवी ब्लू ही होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पर्पल, इट शुड नॉट बी स्काई ब्लू. ठीक है ना, वो ध्यान रखना बच्चों. और प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. जब आप फॉर्मेट पे हम आते हैं तब मैं बता देती हूँ आपको. ये आ गया आपका बहुत ही नीट सा फॉर्मेट. और देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही आपका शीट भी नज़र आना चाहिए जैसे मेरा ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है. ठीक है, तो आई होप फॉर्मेट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा. इस अब इसमें ध्यान ये रखना है आपने कि इतनी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए. ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेंडर के एड्रेस से. ऑब्वियसली सेंडर का एड्रेस जो है वो एक लाइन में नहीं आएगा, तो आप उसको 2 लाइन तक यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाउस नंबर. अच्छा बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं ना, यहाँ पर वो नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है यू आर अदिति और आदित्य. वो तुरंत क्या करते हैं, लिख देते हैं ऊपर अदिति. यहाँ पर गलती करते हैं आप. यहाँ पर सिर्फ एड्रेस रहेगा सेंडर का, उसका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि नाम की जगह कहाँ पर है, नीचे है. आप देख सकते हैं नाम जो है यहाँ पर लिखना है आपने. तो अगर आप ऊपर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. ठीक, अब आते हैं एड्रेस पर. एड्रेस मैंने बताया आपको 2 लाइन का, जैसे हाउस नंबर दिया है, ब्लॉक नंबर दिया है, क्वार्टर नंबर दिया है, स्ट्रीट का नाम, रोड का नाम, कॉलोनी का नाम, जो कुछ भी दिया है आप उसको बहुत ही कंसाइज वे में लिख सकते हैं. और जिस शहर में आप हैं वो शहर का नाम अगली लाइन में. फॉर एग्जाम्पल एक लिख के मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, सेंडर के एड्रेस को हम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे हाउस नंबर 20/40. ठीक, कॉमा नेहरू रोड, और यहाँ पर आप लिख देंगे मुंबई. जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख देंगे. ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे. कोशिश ये करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ 3 लाइनें यूज़ कर ली, आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे 2 लाइन्स तक समेट देने का. ठीक है, 3 में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है.
ठीक है, उसमें कोई मार्क्स डिडक्शन भी नहीं है, कोई पेनाल्टी भी नहीं लगेगी आपको। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं ये बताऊँ मैं आपको। पहले वो लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस और फिर पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट जब हम बताते हैं बच्चों, तो ये हमने एक गो में आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। ये चीज़ें आप लिख कर और फिर एड्रेस नहीं लिखोगे, डेट लिखकर फिर डेट नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है? एड्रेस ही लिखकर फिर एड्रेस ही नहीं लिखोगे, ठीक है ना? ये गलती मत करना। तो आ जाओ, अब वापस से एक बार फॉर्मेट पर चलते हैं। सेंटर एड्रेस हो गया, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे। आप देख सकते हो लीविंग अ स्पेस ऑफ वन लाइन मेक्स इट सो नीट, है ना? नीट दिख रहा है प्रेजेंटेशन आपका। उसके बाद से आप जो है डेट लिखने के बाद, डेट लिखने का तरीका बता दूं मैं आपको। डेट लिखने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे इज 16 मार्च, तो हम लिखेंगे 16 मार्च 2021। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं देखिए। अब चाहे तो यहाँ कॉमा डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक। लेकिन जो गलती, जो गलत तरीका है, जो कॉमनली कमिटेड एरर है, वो होता है बच्चे सीधा लिखते हैं 20.3.21। दिस इज द मोस्ट unimpressive way of writing date in your letters or anywhere else wherever date is written। फिर गलती क्या करते हैं, वो लिखते हैं ऐसे 20, फिर एक स्लैश डालते हैं, फिर लिखते हैं मार्च, फिर स्लैश डालते हैं, फिर लिखते हैं 21। मतलब बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं बच्चों के पास गलत डेट लिखने के, गलत डेट इन द सेंस गलत तरीके से डेट लिखने के। तो प्लीज़ आप इस तरीके से ना लिखें। देयर इज़ ओनली वन करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट एंड इट इज़ ईदर 20th मार्च 2021, ठीक है, या सिर्फ 21 भी चलेगा ईयर, या फिर मार्च 20th 2021, ठीक है। सो ओनली दीज टू आर द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट। उसके बाद हम आते हैं आपके किस पे, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। ये दोनों एक साथ लिखना है। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे देखिए क्या गलती करते हैं, मैं आपको आपका बिल्कुल लाइव एग्जांपल, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। ये मैं पिछले कई सालों से मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ और मैं ये देखती हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे राइट टू, और वो जो एक ट्रेंड चला आ रहा है ना, दे राइट इट डाउन लाइक दिस, टू कॉमा द एडिटर। I don't know why they are writing two. So this is not required at all. ठीक है। डेजिग्नेशन और एड्रेस का मतलब ये होता है, एड्रेस जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो किस पोस्ट पर है, किस पोर्टफोलियो पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर, अगर म्यूनसिपल और ऑफिसर को लिख रहे हो तो सिंपल लिखो द म्यूनिसिपल ऑफिसर। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हो तो वो लिख लो, पब्लिशर को लिख रहे हो तो वो लिख लो, लाइब्रेरियन को लिख रहे हो तो वो लिख लो, कुछ भी। तो ये होता है डेजिग्नेशन। और एड्रेस इसका क्या हो सकता है, ऑब्वियसली अगर म्यूनसिपल ऑफिसर हैं तो उनका एड्रेस होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरा लिखेंगे आप इसको, ऑफ इंडिया। या अगर मुंबई का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो आप लिख सकते हो बीएमसी, या नहीं मुंबई, आई मीन बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एड्रेसीज डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आप एड्रेसी का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखोगे। उसके बाद फिर एक लाइन आप छोड़ दोगे। दिस लीविंग स्पेस ऑफ वन लाइन मेक्स योर लेटर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए आप बेशक यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे, लेकिन एक कोलन लगा करके, ठीक है, एंड देन यू विल राइट डाउन द फ्रेज हियर। आई विल मेक इट अगेन फॉर यू पीपल। सी, आप लिखोगे सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट को लिख करके तभी सब्जेक्ट लिखना है। यही एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको लिख करके और फिर उसको सब्जेक्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखने जा रहे हो
रैश ड्राइविंग पर तो आप सीधा लिख दीजिए रोड रेज इन मुंबई या एनी अदर सिटीज, जो भी लिखा है। ठीक, तो बस फ्रेज के रूप में आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड यू हैव टू राइट डाउन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखने का सिर्फ एक तरीका है और वो है डियर सर, और कुछ नहीं। हाँ, आप सर की जगह मैडम लिखना चाहें तो उसको भी ज़रूर लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैम, बस, और कुछ नहीं। रिस्पेक्टेड भी नहीं, वेनरेबल भी नहीं, ऑनरेबल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ डियर सर या मैम। उसके बाद आप शुरू कर देंगे बॉडी। सैल्यूटेशन के ठीक नीचे अब बच्चे क्या पूछते हैं कि मैम डियर सर लिख लिया, उसके बाद से क्या कुछ स्पेस छोड़ना है अगली लाइन में? अगला लाइन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं छोड़ सकते, कोई रूल नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन नीट लगता है। और जो बॉडी होती है बच्चों, वो कहीं भी सेंटर से शुरू नहीं करनी है, वो आपको बिल्कुल मार्जिन के पास से शुरू करनी है, यहाँ से। ठीक है, तो बॉडी आप शुरू कर देंगे। अब मैंने जब वैल्यू पॉइंट्स में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होगी। ठीक है, पहला पैराग्राफ होगा आईपी यानी इंट्रोडक्टरी पैरा, दूसरा पैराग्राफ होगा एमसी यानी मेन कंटेंट, और तीसरा पैराग्राफ होगा सीपी यानी कंक्लूडिंग पैरा। यानी अब आपको 150 वर्ड्स को बांट लेना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करेंगे कि आपका 4 से 5 लाइन इंट्रोडक्शन में चला जाए। 4 से 5 लाइन मतलब कि कम से कम 40 वर्ड्स। ठीक, कंक्लूजन में कम से कम 40 वर्ड्स आ जाए। तो बाकी कितना बच गया आपके पास? आपके पास 80 वर्ड्स तो कंज्यूम हो गए। अब आपके पास रहते हैं ऑलमोस्ट 70 वर्ड्स, है ना? रह गए इतने वर्ड्स। अब आपने करना ये है, आप चाहें तो इस नंबर को थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस वर्ड लिमिट को। तो ये ज़रूर इन गाइडलाइंस पर काम करिए आप, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो, डिमार्केट नहीं करते हो। अब इंट्रोडक्शन, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन में क्या इंट्रोड्यूस करना होता है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन जब भी हम बात करते हैं बच्चों, 2 तरीके का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ईदर सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना इंट्रोडक्शन देना है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ द लेटर यानी जिस चीज़ पर आप लेटर लिख रहे हो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस इशू को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है लेटर की क्या डिमांड है। ऑब्वियसली आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ब्रीफ और प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, सिर्फ कुछ शब्दों में। लेट मी टेल यू ओनली इन 10 वर्ड्स मैक्सिमम। उसके बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस जब करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन में देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में ऑलरेडी आपको मेन कंटेंट जो होता है, जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आपको 70 वर्ड्स में या 80 वर्ड्स में लिखना है, उसमें आप ध्यान ये देंगे कि आप किस पर्टिकुलर इशू पर लिख रहे हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखेंगे, उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस लिखेंगे। व्हाट एवर इज़ द इशू, जो भी वो पर्टिकुलर इशू आपने लिया है उसके दोनों इफ्स एंड बट्स दोनों लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से अभी 70 वर्ड ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए होगा, बट ये होना चाहिए एक सिंक में या सीरीज़ में। यहाँ पर बच्चे गलत हो जाते हैं जब वो कुछ भी लिखते चले जाते हैं। तो यू नीड लिटिल प्लानिंग फॉर फ्रेमिंग द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। ठीक, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। फिर ये कंक्लूजन डिपेंड करता है कि ये एक, अगर एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हो तो रिलीफ वर्क क्या हो रहा है, डिज़ास्टर है कोई इसके बारे में लिख रहे हो तो रिलीफ वर्क क्या है, अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो उसकी अगर आप कोई सल्यूशन बता सकते हो तो वो बता दो, अगर तो कोई डिज़ीज़ के बारे में लिख रहे हो तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स बता दो या फिर प्रिकॉशंस बता दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज
ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लेटर को जब कंक्लूड करते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना होता है, जैसे वेटिंग फॉर योर क्विक रिप्लाई, ठीक है ना, या प्लीज़ डू द नीडफुल, प्लीज़ डू द नीडफुल एट इट्स अर्लीस्ट, या रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ये सिर्फ एक लाइन का होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप प्रिपेयर कर लीजिए, और अलग अलग लेटर के हिसाब से अलग अलग होता है। उसके बाद से आप लिखेंगे सेंडर का नाम, और फिर लिख देंगे लास्ट में सेंडर का डेजिग्नेशन, अगर कोई है तो। अगर आप सिंपल सिटीज़न हैं इंडिया के, या सिंपल रेसिडेंट हैं किसी कॉलोनी के, तो आपका डेजिग्नेशन प्रोबेबली सिर्फ होगा एक अवरिड सिटीज़न, या फिर होगा एन विक्टिमाइज्ड, यू कैन से अ विक्टिमाइज्ड रेसिडेंट और सफ़रर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो सेंडर का नाम बहुत ज़रूरी है, डेजिग्नेशन आप देना दें। हाँ, अगर कोई ये है कि आप लाइब्रेरियन हैं और आपने चिट्ठी लिखी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हैं पलक जैन, है ना, और आप लाइब्रेरियन हैं किसी स्कूल में, तो आप ज़रूर अपना नाम लिखिए और उसके बाद से पोस्ट लिखिए अपना, यानी डेजिग्नेशन लिखिए लाइब्रेरियन, और अपने स्कूल का नाम भी नीचे लिख दीजिए। हो सकता है आपने सेंडर्स एड्रेस में इस चीज़ को इंक्लूड किया होगा, अगर क्लियर किया है तो शायद स्कूल का नाम ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पोस्ट का नाम ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था बच्चों फॉर्मेट, एंड चलिए एक सैम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम कि सैम्पल आखिर हमने जो फॉर्मेट बताया है उसमें उसको हम कैसे अब फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये पहला लेटर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि सैम्पल 1 है, ये लेटर है लेटर टू एडिटर, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में बच्चों बहुत सारे लेटर्स हैं। आपके सिलेबस में प्लेसिंग ऑर्डर है, कंप्लेंट लेटर्स है, मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट कोर्सेज है, लेटर टू स्कूल अथॉरिटीज़ है। तो आपको बहुत सारे लेटर्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर डाल देंगे, तो मैं और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। आप राधा जी हैं, और क्या हैं आप राधा जी, जो भी आपका नाम है। जी से गुप्ता, गुप्ता भी हो सकता है जी से गणेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो इनपुट्स हैं उनको आप हाईलाइट करते जाइए, भूलिए मत, ठीक है। आप कौन हो? आप एक एनजीओ आवाज़ के मेंबर हो, ठीक। ये डिटेल बहुत है। अब आपको लेटर किसको लिखना है? ऑब्वियसली एडिटर को लिखना है। ये सब हाईलाइट करते जाइए बच्चों, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे डिटेल हम आपके आंसर्स में लिखेंगे। उसके बाद नेशनल डेली, यहाँ मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बता दूँ, इवन क्लास 12th चिल्ड्रन कमिट दिस मिस्टेक ऑफ राइटिंग द एडिटर लिखकर वो नीचे लिखते हैं नेशनल डेली, या कभी कभी क्वेश्चन पे को पढ़ते हुए वो लिख देते हैं लोकल डेली। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं बच्चों कि नेशनल डेली और लोकल डेली का मतलब होता है कि डेली बेसिस पर जो लोकल लेवल पर न्यूज़पेपर्स आते हैं, या डेली बेसिस पर जो नेशनल लेवल पर न्यूज़पेपर्स आते हैं, यानी यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर आपसे बोल रहे हैं नेशनल डेली, तो आप लिखिए द इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदुस्तान टाइम्स, दी हिंदू, ठीक है ना। और अगर आपको बोल रहे हैं लोकल डेली, तो आप अपनी लोकेलिटी में, यानी अपने एरिया में, सिटी में जो भी लोकल न्यूज़पेपर है उसका नाम आप लिख सकते हो, जैसे दैनिक जागरण, या फिर पंजाब केसरी, जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है, ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको नेशनल डेली के एडिटर को लेटर लिखना है फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। तो क्वेश्चन बहुत ही अलग सा है, यमुना नदी को क्लीन करने का एक पब्लिक मूवमेंट, एक अवेयरनेस लाने के लिए, और पूरी तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक थोड़ा हिंट देती चलूँ कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि किस किस्म के लोगों को आप दोष देते हैं कि वो इस नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, यमुना नदी को। और उसके बाद से आप कुछ सजेस्टिव मेजर्स बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
इंस्टॉल करना इस पानी को साफ करने के लिए, इस नदी को साफ करने के लिए। तो ये प्रॉबेबली क्वेश्चन में नहीं होगा, ये जो ब्रैकेट में दिया है बेटा, ये हम क्लू दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आप कितने ग्राउंड्स पर आपको बहुत सारी डिटेल्स दे दी गई हैं, और मुझे लगता है इन सारी डिटेल्स का आप यूज़ करके आप बहुत अच्छा लेटर लिख सकते हो, बट थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक। अब हम आते हैं इसके आंसर पर। आइए, ये आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये है आंसर, यू कैन सी। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली ये दिख जाए। यस, और एक एक करके बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 लाइन में सेंडर्स एड्रेस देखिए, 33 जल विहार वजीराबाद न्यू दिल्ली 33 हो गया एड्रेस। एक लाइन आपने छोड़ दिया, फिर आपने लिखा डेट। डेट में देखिए 16 अक्टूबर 2020, आप इसको 2021 या डिपेंडिंग अपॉन कि कब आप वो लेटर लिख रहे हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने एक लाइन छोड़ी और आपने लिखा एड्रेसी। एड्रेसी कौन है यहाँ पर? एड्रेसी एडिटर है, तो देखिए द एडिटर कितना साफ साफ। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है। कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, यहाँ चाहे तो आप 4 लाइन का यूज़ ना करके सिर्फ 3 लाइन्स में ही इसको कंपैक्ट कर दें, ठीक है। कनॉट प्लेस और न्यू दिल्ली आप इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट में मैंने कहा था आपको, आप एक फ्रेज लिखेंगे, इट शुड नॉट बी ए लॉन्ग स्टेटमेंट, लॉन्ग सेंटेंस। तो आपको देखिए क्वेश्चन से ही हिंट लेना है। आपको पता है कि क्लीन यमुना ये एक मूवमेंट है, ये एक प्रोग्राम है जिसको आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इसको ज्वाइन करें। आप क्योंकि एक एनजीओ आवाज़ के मेंबर हो, तो आपका फ़र्ज़ है लोगों तक ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। और एडिटर को आप इसलिए लिख रहे हैं कि न्यूज़पेपर ही एक ज़रिया है जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी, ठीक। तो आपने सब्जेक्ट दे दिया, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर क्लीन यमुना, ठीक। सर, यहाँ आप डियर सर लिख सकते हैं, ठीक है, या डियर मैम लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ एक लाइन में दे दिया। देखिए आपने दिया आई एम राधा जी, कॉमा मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, और ये एग्जैक्टली इनपुट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द रिवर यमुना। एक लाइन में आपने ये भी बता दिया कि आप एडिटर को चिट्ठी लिख क्यों रहे हो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि जो डिटीरियोरेटिंग डाइलेपिडेटिंग कंडीशन है यमुना रिवर की, उसको हाईलाइट करना चाहते हो। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम चूंकि आप एक एनजीओ के मेंबर हैं तो इस किस्म की इंट्रोडक्शन सही है, लेकिन मैं नॉर्मली बच्चों को ये बोलती हूँ कि एडिटर को जब भी आप लेटर लिखते हो तो आप ये ध्यान दो बच्चों कि वो न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन रीच टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन स्ट्रेच, ठीक है। तो आप इसमें चाहे तो इंट्रोडक्शन में और चीज़ें क्या ऐड कर सकते थे, मैं बता दूं। जैसे आप लिख सकते हो आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड आई एम अ मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, माय नेम इज़ राधा जी, ठीक है। इस तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, या फिर आप इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ठीक। या पर्टिकुलरली जिस भी जगह से आप लिख रहे हो वो लिख सकते हो। एंड बिकॉज योर पेपर विंस रीडरशिप ओवर लीडरशिप, ठीक है ना। रीडरशिप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके रीडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस पेपर के थ्रू हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, ठीक। तो ये भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप उनको वजह बता सकते हो कि आप उनके पेपर के लिए ही क्यों लिख रहे हो। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पर, जिसको हम एमसी बोलते हैं। मेन कंटेंट अब शुरू होगा और वो है द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम रिवर यमुना।
आप अपनी प्रॉब्लम पर आ गए। ये आगरा नहीं, ये दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली के जो शहर है वो यमुना नदी से कंटामिनेट हो चुका है। रेसिडेंट्स जो हैं इनको ब्लेम, बिल्कुल सही है इनको ब्लेम करना, क्योंकि यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद से दे पोल्यूट द रिवर विद गार्बेज, सीवेज एंड फिल्थ। एक लाइन में बता दिया प्रॉब्लम कि जो रेसिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो नदी को पोल्यूट करते हैं गार्बेज से, सीवेज से और फिल्थ से, गंदगी। रिवर वाटर में इतनी गंदगी हो गई है कि इट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल। और होता ये है कि ये वेस्ट मटेरियल इसलिए भी नुकसानदायक है बिकॉज इट इज़ द वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। अब वो कंजम्पशन चाहे वहाँ के लोग कर रहे हों, चाहे वहाँ के जानवर कर रहे हों, चाहे वहाँ की बर्ड्स कर रही हों, ठीक है ना, इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़। तो इन्होंने देखो बहुत ही क्लियर लाइंस में ये बता दिया, किसको जिम्मेदारी दे दी, पूरी जिम्मेदारी रेसिडेंट्स की है। कैसे पोल्यूट कर रहे हैं वो भी बता दिया। रिवर वाटर क्यों इम्प्रॉपर या अनफिट है यूज़ के लिए वो बता दिया। अब लोग ही डिमांड कर रहे हैं वहाँ के कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ सेटअप किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, लेकिन अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद, ठीक। अब रियल प्रॉब्लम आई कि आप एडिटर से ये बोल रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। तो पहला काम एज एन एडिटर वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और क्या अराउज करेंगे, क्या चीज़ जागृत होगी, जागृत होगा पब्लिक इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट लेंगे। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेटअप इन द एरिया। तो बहुत सिंपल सा साधारण सा काम कि लोग अवेयर होंगे, मैक्सिमम लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेगा, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ हो गया थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो आप लिख दीजिए थैंकिंग यू या एक्सपेक्टिंग क्विक एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स या एक्शन, डिपेंडिंग, भाई एडिटर आपको रिस्पॉन्ड तो नहीं करेगा, यस उसके लिए क्विक और प्रॉम्प्ट एक्शन यही होगा कि वो तुरंत इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दे, ठीक। और ये हो गया योर सिंसियरली और ये हो गया राधा जी, ठीक। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और फॉर्मल लेटर देख लेने से आपको क्लियर हो जाएगा और विद दिस द वीडियो विल एंड देन। ये सैम्पल लेटर है म्युनिसिपल कमिश्नर को। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर महेश, आप महेश हो, और मैं बार बार बोलती हूँ पढ़ते वक्त ही अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी कॉलोनी में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, इसलिए आपको चिट्ठी किसको लिखनी है, म्युनिसिपल कमिश्नर को, जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल दिल्ली के हैं। उनको रिक्वेस्ट क्या करनी है, टू इंस्ट्रक्ट द कंसर्न स्टाफ टू टेक अवे दीज डॉग्स। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, स्ट्रे डॉग्स को ले जाने के लिए उनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपका दिया ये पता, ठीक। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। यू आर रिच विद इनपुट्स। अब आते हैं हम अपने पते पर जो कि हमें दिया हुआ था, तो फटाफट इसको लिखते चलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक लेटर डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये लिखा सेंडर एड्रेस, उसके बाद लिखा आपने डेट, फिर ये लिखा एड्रेसी का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, और उसके बाद आप आ गए सब्जेक्ट पर। अब देखिए सब्जेक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट है, सिर्फ 4 शब्दों का, प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स। इससे स्वीट कंसाइज सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद से आप लिखेंगे डियर सर, I want to draw your kind attention towards the problem of stray dogs in our locality. The number of these dogs is swelling every day. यानी हर दिन जो डॉग्स का नंबर है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, एंड दे आर गेटिंग ऑन द नर्व्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। गेटिंग ऑन द नर्व्स का मतलब ये अनोयंस का कारण बन रहे हैं, इरिटेशन का कारण बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब मैं बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं, लेकिन एक चीज़ हम मिस कर गए, और वो ये कि आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हो, लेकिन आप हो कौन, आपने ये तो इंट्रोड्यूस किया नहीं।
तो आप इसको ज़रूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आप महेश हैं, आपका पता ये ज़रूर है, आपकी कॉलोनी के आप सिंपल से एक रेसिडेंट हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करिए कि आई एम मुकेश, कॉमा, और रेसिडेंट ऑफ जिस भी कॉलोनी का नाम, अगर कॉलोनी का नाम नहीं दिया है तो कोई भी कॉलोनी लिख दीजिए, जल विहार कॉलोनी या शक्ति विहार, यस इट इज़ विद इन शक्ति विहार कॉलोनी। इस तरीके से आप अपना एड्रेस देते हुए फिर बताइए कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ मिस हो गया है। अब आते हैं एट नाइट दे स्टार्ट बार्किंग। अब प्रॉब्लम्स बतानी है आपको मेन कंटेंट में कि रात को होता क्या है। वो कोरस में बाक करने लगते हैं, आप भी अक्सर इस मुसीबत से परेशान होते होंगे आई एम श्योर। एंड दे क्रिएट अ हॉल ऑफ नॉइज, और इतना भयंकर आवाज़ नॉइजी कमोशन क्रिएट करते हैं, स्लीप बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द सिक कीप टॉसिंग इन देयर बेड्स, यानी जो बीमार लोग हैं वो करवटें बदलते रहते हैं। स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज़ पर। Nobody dares to move out of their homes at night या houses at their night from fear of these dogs, और कोई बाहर निकलने की कोशिश इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स बड़े खतरनाक हैं, काट लेंगे, तो इसलिए कोई बाहर नहीं निकलता। अब बस इनसे क्या एक्सपेक्टेड है, इनसे ये एक्सपेक्टेड है कि यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कंसर्न स्टाफ को टू मेक दी नेसेसरी अरेंजमेंट and take away these stray dogs to help us to get rid of this nuisance। तो म्यूनसिपल कमिश्नर के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो इंस्ट्रक्शन दें उस कंसर्न स्टाफ को, ताकि वो अरेंजमेंट्स करें कि इन डॉग्स को कैसे जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी से दूर ले जाया जाए और इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। ठीक, थैंकिंग यू यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देना, या यहाँ लिख देना वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई एंड क्विक एक्शन। ठीक, योर्स फेथफुली महेश। तो ये था बच्चों आज का हमारा वीडियो, और आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड येस कीप वॉचिंग दी वीडियोज़, आई विल कीप अपलोडिंग देम टाइम एंड अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, एंड येस सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक बटन को टैप करना कभी ना भूलें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।